हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका सीटेट 2022 के लिए रहने वाली है। इसमें हम जो आपका पेपर करने वाले हैं वो है आपका SST का, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके ये सीटेट के हमने जो आपके CDP के क्वेश्चन आते हैं इन्हें भी कंप्लीट किया था, प्लस आपके SST में हमने 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आपके 30 क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उन 30 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी, जाकर चेक करना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर तो ये 30 क्वेश्चन जो हमने आपके डिस्कस कर लिए थे, आज हम आपका डिस्कस करेंगे 31 से। इसमें क्या दिया है आपका, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकृत लोगों के लिए सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपका संविधान है ये शासन की केवल कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर है, जो कि संविधान से ही अपनी ताकत तथा अधिकार प्राप्त करते हैं। तो पूछा है सही है, गलत है, या फिर आगे पूछा है कि भारतीय संविधान जो है किस प्रकार की विशेषता रखता है। सबसे पहले क्या आपका संघवाद, दूसरा शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, या फिर आपका संसदीय शासन। देखो है तो चारों ही चीजें, लेकिन क्या पूछा इन्होंने, संविधान से रिलेटेड पूछा। और जो आपका सरकार ये अपनी शक्ति प्रदान करती है, सरकार संविधान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है, इससे कौन सा है आपका, संघवाद है। ठीक है, क्या हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्था जो है केवल एक लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, यह विभिन्न स्तरों में होती है। इसी वजह से जो है यह क्या करती है, संघवाद की विशेषता रखती है। संघवाद मूल रूप से द्वैध सरकार प्रणाली है, जिसमें केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, केंद्र भी है, दिल्ली भी है, प्लस अन्य बहुत सारे राज्य है। संघवाद जो है संविधान की मूल रचनाओं के स्तंभों के में एक जैसा है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें भी आपके भारतीय संघ मामले में दोहराया गया है कि राज्य संघ के महज उपांग नहीं है। संघ को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्ति को कुचला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है। ठीक है, याद रखना है अर्धसंघीय है, इस चीज का आपका ध्यान रखना होगा, भी आपसे पूछा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आई प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। सबसे पहले, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक, जिसे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। इन्होंने क्या पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना, कौन सी स्थिति बतानी है कि भारत में एक शहर से आए प्रवासी मजदूर की अवस्था बतानी है। आगे है, राजन एक जो है ठेले पर दिन में सामान बेचता है तथा रात में उसी पर सो जाता है। आगे है, जो एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। आगे है, वीना एक अधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। ठीक है, उसका डेंटल क्लिनिक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा ऐसा जो मजदूर की कैटेगरी में आएगा। ये तो भाई इसका क्या है, पक्का दुकान है, मालिक है, तो ये तो नहीं है। ऐसे इसका शोरूम है, ऐसे इसकी दुकान है। लेकिन जो आपका यहाँ पर क्या है, राजन दिन में ठेले पर सामान बेचेगा, मजदूरी करेगा, रात में उसी पर सो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ना तो उसका घर है, ये क्या है आपका एक मजदूर के रूप में जो है मजदूर की अवस्था में उसकी करीबी को दर्शाता है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका प्रवासी श्रमिक अधिनियम कब है, आपका 1979 में जो है आपका प्रवासी श्रमिक अधिनियम जो है अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे है आपका दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। दादन व्यवस्था क्या है, यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों से प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है तथा उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर तथा कार्यशाला में कार्य करते हैं। देखो किसके बारे में पूछा है, दादन व्यवस्था के बारे में। ऑप्शन क्या है आपका, बी सही है, ए बी दोनों सही है, या फिर इन दोनों में से आपके तीन ऑप्शन सही है। तो आपसे बताना है कौन सा आपको इसमें सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। पहले तो आप दादन व्यवस्था को जान लीजिए क्या है। ठीक है, दादन व्यवस्था आपकी होती क्या है। दादन व्यवस्था जो है बुनकर तथा व्यापारियों के बीच एक तामतीय संबंध स्थापित करता है। मतलब दोनों के बीच में क्या संबंध है, जिससे व्यापारी कच्चा माल देगा और उसे तैयार माल मिलता है। आपने देखा होगा क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल मजदूर होते हैं, कह सकते हो बुनकर होते हैं, उन्हें क्या मिलता है, आपको कच्चा माल दिया जाएगा और वो उसे तैयार करके किसे देते हैं, व्यापारी को देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपकी दादन व्यवस्था कहलाई जाती है। यह दादन व्यवस्था भारत में अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। इसमें जो है अधिकतर अपने घर में कार्य करेंगे। इस वजह से बी आपका सही है और आपका सी भी इसमें सही था। तो दादन व्यवस्था आपको समझ में आ गई क्या होता है। इसमें आपका
एक तो बड़े उद्योगों के नाम से प्रचलित है और आपका यहाँ पर कच्चा माल मिलेगा और अपने घर में। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, बी और सी। आपका ना कच्चा माल मिलता है और उसे तैयार करके देना होता है और यहाँ पर क्या होता है, अपने घर में ही इस काम को करते हैं। बी सी सही है, ये बड़े उद्योगों में प्रचलित नहीं है, छोटे क्षेत्रों में, छोटे गाँव में इस तरह की व्यवस्था काफ़ी चलती है। आगे है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना एक ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है। ये आपसे पूछा है किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपकी काफ़ी फेमस हुई थी, अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है आपका नेपाल का राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। आगे है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। जब हमने आपका एनसीईआरटी का चैप्टर किया था तो उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, पीटरसन की हत्या का, तो वही क्वेश्चन सीधा दिया है। सी में हमने ये चीज़ें आपकी डिस्कस कर चुके हैं, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर 35 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 205 में निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक और कदम है। क्या है, सबसे पहले यह बेटियों के विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। चलिए आगे, इन्होंने क्या बताया, यह बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिलाता है। आगे है, यह बड़ी संतान लड़की या फिर लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है, या फिर यह गैर विवाहित बेटियों को पिता की जमीन का अधिकार मानता है। तो आपसे किस अधिनियम के बारे में पूछा है, आपसे 2005 के अधिनियम को, पहले इसे जानते हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर क्या, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 2005 के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिलाता है, मतलब जो आपके पिता की संपत्ति है उसमें बेटियों का भी अधिकार है। सितंबर 2005 में आपका 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद संशोधन किया गया था। इसमें क्या हुआ, आपके महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सैद्धांतिक रूप में जो है मान्यता दी गई। इसमें क्या है, धारा में 6 में संशोधन किया गया ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहदायकी बनाया जा सके, मतलब उसे भी जो है उसमें हिस्सा मिल सके। यह एक लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अब जितना हक बेटे का है उतना यहाँ पर बेटी को भी मिलेगा। तो ये अधिनियम इस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 है। पूछा जाए पहले आपका यहाँ पर 1956 में इसमें संशोधन करने के बाद 2005 अधिनियम बना था, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। यह क्या करता है, बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिलाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बेटा होगा, बड़ी संतान, उसे ही पैसा मिलेगा या जमीन जायदाद मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है, सी कट जाएगा। गैर विवाहित, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं रखी। ऐसे ये भी नहीं रखा कि पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार दे दिया, आप वो उनका सरनेम यूज़ कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो सीधा क्या होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 36, भारतीय खालिस्तान के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किस चीज़ के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। गणतंत्र क्या है आपका, संविधान को लागू करने का दिन। तो क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, किसकी, भारतीय संविधान की मूल संरचना का अधिनियम पूछा जाए 1935। वहीं आपका 26 नवंबर 1949 में औपचारिक रूप से अंगीकृत किया, लेकिन लागू कब किया, 26 जनवरी। याद रखना 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया, ठीक है। और 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है आपका, रमैया एक बेकरी के सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसके मालिक को महंगा फ़ोन चुराने के लिए झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। देखो क्या है, वो एक आपका यहाँ कह सकते हो सहयोगी कर्मी के रूप में काम कर रही है। उसके मालिक ने जो है उसे झूठ बोल दिया कि उसने फ़ोन चुराया, लेकिन वो इस आरोप को बचाने के लिए वकील भी नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीब है। उसे केस के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद होगा यहाँ पर, आपका होगा यहाँ पर अनुच्छेद 39A में जो है उसे यहाँ पर वकील दिया जाएगा। क्या होता है आपका अनुच्छेद 39, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग आपके 4 में अनुच्छेद आपका 35 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका DPSP शामिल है। याद रखना DPSP आपका शामिल है। पूछा जाता है आपसे कि भारत के नीति निर्देश सिद्धांत जो है कौन से भाग में
आपके चौथे भाग में। यह आयरलैंड से लिए गए थे, याद रखना है। नीति निर्देश तत्व कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे सीटेट में, तो सारी क्लासेस को ध्यान से समझिए और नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स क्या बनाओगे? एक तो आर्टिकल से रिलेटेड और इस प्रकार से कहाँ से क्या चीज़ें ली गई। 42वें संविधान संशोधन में आपका यहाँ पर 1976 में आपका अनुच्छेद 29A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। तो कानूनी सहायता ही तो है वकील करना, तो ये हो जाएगा, उसे वकील मिल जाएगा आपका। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? इसमें है आपका रीजन दे रखा है प्लस आपका अभिकथन है। अभिकथन में क्या है? ऊपरी न्यायालय के फैसले के नीचे की सारी न्यायालय को मान्य होते हैं, मतलब जो आपके हाई कोर्ट के होते हैं वो सभी लोअर कोर्ट को मान्य होता है। चलिए, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। क्या आपकी इंटीग्रेटेड आपकी न्यायिक व्यवस्था है या फिर नहीं है? चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपका ए बिल्कुल सही दिया और दूसरा भी सही दिया। एकीकृत कैसे? जो आपका हाई कोर्ट का फैसला होता है वो छोटों को मानना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ी हुई है, तो इस वजह से आपका ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही दिए थे। आगे है 39। 39 में क्या है आपका? इसी प्रकार से कथन है। इसमें है तवा मस्तकीय संघ का गठन तथा बांध निर्माण के खिलाफ हुआ। ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे ही। तवा मस्तकीय संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के लिए अधिकार की रक्षा के लिए किया गया। तवा मस्तकीय संघ मछुआरे को ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। आगे क्या है इसमें आपका? ये 3 ऑप्शन आपके दे दे, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी में आपका कौन से ऑप्शन दिए वो देखते हैं। तो सी में है आपका यहाँ पर ए बी सी तीनों ही आपके बिल्कुल सही दिए। आप समझते हैं आपका इस टॉपिक को। ये क्या है आपका? 1996 में जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया गया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार से आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे। बस आप क्लासेस को ध्यान से देखिए, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई नया जुड़ा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। इसमें क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया था कि जो आपके तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार या तो यहाँ के विस्थापित ही को ही दिया जाना चाहिए, मतलब जो वहाँ के उन्हीं लोगों को। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य मतलब मछली पकड़ने के संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा मतलब लीज देने से स्वीकार किया तथा 2 जनवरी 1997 में तवा क्षेत्र में 33 गांवों के लोगों को नया साल जो है सही अर्थों में आरंभ हुआ। क्या हुआ? 33 गांवों में इस चीज को जो है यहाँ पर लागू किया गया। इससे क्या हुआ? जो उनके ऋण थे उन्हें भी यहाँ पर व्यवस्था दी जाती थी। इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका? बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका कह सकते हो इनके लिए आपका हेल्प करने के लिए था। तो आपका ए भी सही है, आपका इसमें बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन आपका ए इसमें गलत है। ठीक है, ये खिलाफ में नहीं किया गया था। ठीक है, निर्माण के खिलाफ में नहीं किया गया। इससे क्या होता था कि वहाँ के जो लोग हैं जीवन निर्वाह कर पाए, मछली पकड़ने का काम अधिकार जो है उनके लिए रक्षा के लिए सुरक्षित कर दिया कि अब आपका अधिकार है, आप मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। वहीं आपको ऋण देने की भी सुविधा दी जाएगी। बस यही आपका यहाँ पर इसका पूरा संबंध था। तो आपका बी और सी इसमें सही है। आगे चलते हैं। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। यह आगे आपका जनजातीय भाषाओं से रिलेटेड है। सबसे पहला क्या है? संथाली भाषा का सबसे बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें आपका इंटरनेट की पत्रिकाएं भी सम्मिलित है, मैगजीन वगैरह इंटरनेट की वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। आगे है आपका जनजातीय भाषाएं में संस्कृत बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी। इतना तो पता है कि संस्कृत आपकी पुरानी, लेकिन क्या वो आपकी अलग है जनजातियों में, या बोली जाती है नहीं बोली जाती? इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा आपका? ए और बी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि संथाली जो है सबसे बड़ी मात्रा में प्रकाशन इसका होता है। ठीक है, ना तो इंग्लिश का होगा, ना हिंदी का होगा, ना आपका संस्कृत का। सबसे ज़्यादा प्रकाशन इसी का होता है। तो आपका ये बिल्कुल सही है और आपका सेकंड तो सही दे ही रखा था, क्योंकि जनजातियों में संस्कृत भाषा बिल्कुल अलग है, वो नहीं बोली जाती। सी बिल्कुल सही हो गया। आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हो कि आपका वर्ष 2003 में आपका यहाँ पर संविधान संशोधन आपका 92 में इन्होंने क्या बताया था? संथाली जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत के आधिकारिक भाषाओं में सूचीबद्ध किया गया था। 8वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली
भाषा के विकास को प्रतिबंध कर रही है, मतलब उसका विकास करना चाहती है। और इसी वजह से इंटरनेट की इसमें मैगजीन वगैरह भी शामिल है। 2011 में जनगणना के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा के थे? संथाली भाषा के बोले जाने वाले थे। तो इसी वजह से और भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में, ये आपका हिंदी में। ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे अगर आपने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, सीडीपी से सीधा ही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले व्यवहारवादी क्या है, रचनावादी क्या है, बहु विषयक उपागम क्या है, अंतः विषय उपागम क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटेड आपका उपागम क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे अगर थोड़ा सा भी आप इसमें ध्यान लगाओगे किस प्रकार से होगा। जो आपके यहाँ पर व्यवहारवादी है किस चीज़ का यहाँ पर क्या करती है, सीमित कौशल तथा तथ्यों का संचय करती है। व्यवहार में क्या होगा, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे, मतलब सीमित कौशल हो जाएंगे। इसमें व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पाता। आपको जैसा व्यवहार चाहिए, जैसी कंडीशनिंग चाहिए, आप वैसे यहाँ पर बच्चों को बना दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सीमित कौशल हो जाएंगे। तथ्यों का संचय मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे रचनावादी। रचनावादी आपका क्या होता है, ये आपका अधिगमकर्ता केंद्रित, मतलब रचनावादी क्रिएटिव बनाना, आपका बाल केंद्रित पर फोकस करता है, ये नई नई चीज़ें सिखाता है। तो क्या हो गया, अधिगमकर्ता मतलब आपका लर्निंग से आपका यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग आ जाएगा। तो इसी वजह से फोर्थ बिल्कुल सही है। आगे आपका बहुविषयक उपागम क्या है, आपका बहुविषयक उपागम आपका किस चीज़ पर फोकस करता है, विषय पर करेगा, ठीक है। बहुविषय मतलब विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इनका मानना ये है। क्या होता है, आपके स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे, सभी सब्जेक्ट जो है आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आगे चलते हैं, इन्होंने अंतः विषय मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पर क्या है, विषय बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, ये सब चीज़ें। वहीं आपका डी क्या है, अंतः विषय में क्या होगा, अंतः विषय में क्या होता है, चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब आप कुछ हिंदी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इंग्लिश में मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन किसका है, सीडीपी के टाइप का है, सीडीपी में बच्चे इस क्वेश्चन को करता है, लेकिन आपको किस में मिल गया, सामाजिक में मिल गया। तो यही होगा, क्या होगा, आपका समकालित ज्ञान में सहायता करता है, मतलब एक दूसरे के आप कह सकते हो सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखिए, जिसमें आपका ए का होगा सेकंड, वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, ऑप्शन को आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ए का निकाल लिया, सेकंड है, व्यवहारवादी आपने कर लिया, या फिर आपने रचनावादी कर लिया, ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित, तो देखिए बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व करना भी आपको आना चाहिए, इससे आप काफ़ी क्वेश्चन बचा लोगे। तो यहाँ पर आपका पूरा बता रखा है कौन सा किसके अंडर में आएगा। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला यह है स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन तथा इमारतों जैसी वस्तुओं का अन्वेषण करते हैं, अवशेषण मिले हैं। अवशेष मिले हैं। इसके बाद आपका यह स्थान जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते हैं। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले। देखो डी तो हटा दीजिए, ठीक है, डी बिल्कुल आउट ऑफ दी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डी हट गया। ये हमने चैप्टर कहीं में पढ़ा था, ये हमने आपका एनसीईआरटी के 6 चैप्टर जो कि आपका हिस्ट्री वाली हमने कंप्लीट की थी बुक, उसमें ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या था कि यह वह स्थान है जहाँ पर औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। बाकी पत्थर के औजार हमने पूरा स्थल में पढ़े थे, पत्थर के भी औजार, लेकिन आपका बी बिल्कुल सही है। ये चीज़ें आपकी दूसरे टाइप में आई थी, पत्थर के औजार से रिलेटेड हमने आपकी कब्र भी पढ़ी थी, बहुत सारे चैप्टर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो आप जब क्लासेस देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 3 भाग बता रखे हैं, सिंपल से हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। 3 भाग होते हैं, कौन सा आपका, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और आपका सी ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रकार के काल जो यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करती है, कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। तो पूछा है कौन सा इसमें बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट बनाना, ठीक है, यहाँ पर क्या करा रही है, प्रावधानों पर चार्ट बना रही है। आगे है यहाँ पर क्या, अल्पसंख्यकों के रोजगार पर आपका NSS डाटा जो है उपलब्ध करा रही है। इसके बाद एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक का किरदार है,
इसके बाद है आपका यहाँ पर पूछा है अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है सबसे बेटर कौन सा होगा। चारों ऑप्शन सही है आपके लिए, लेकिन सबसे बेटर बच्चा किस में सीखेगा, कौन सा है। चार्ट बनाकर ठीक है, लेकिन इतना नहीं सीख पाता बच्चा। ऐसी डाटा उपलब्ध करा रहे हो तो गलत चीजें हो गई। इसके बाद क्या, किरदार सिर्फ आपने एक फिल्म दिखा दी, किरदार नहीं। आप इसमें क्या करें, उसे दैनिक गतिविधियों से जोड़ रहे हो, उसके डेली जीवन से जोड़ रहे हो, तो यही ऑप्शन सही है। टैग वर्ड से आपका क्वेश्चन हो गया दैनिक गतिविधियों से। आगे चलते हैं, अनुच्छेद भी दे रखा है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है आपकी ये दो चीजें बताई गई है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है 29 में। और आपका 30 में क्या, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया। ये दो चीज आपकी है। इसके बाद आपका 44 प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेद के मुद्दे से परिचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं, आगे आरक्षण नीति पर लेख या फिर आपका मानवाधिकार पर सार्वजनिक घोषणा पत्र। इसके बाद है भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। ये दो चीजें आपसे पूछी गई है, ऑप्शन आपके दे रखे, तो इसमें बिल्कुल सही क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत से बच्चा क्या सीखेगा, सबसे बेस्ट तरीके से सीखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जनजाति आधारित के वो भेदभाव के मुद्दे हैं, ये आपके ईवीएस में भी, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी, एसएसटी की में, या आपका सबसे ज़्यादा किसको रिलेट करके बताया गया है, भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव को। इससे क्या होता है, बच्चे चीज़ें रिलेट कर पाते हैं, भाई उनके साथ भी ऐसा हुआ था, भाई हमारे साथ भी होता है, या फिर जिन बच्चों के साथ नहीं हो पाता उन चीज़ों को भी बच्चे समझेंगे। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके बहुत सारे चैप्टर में आपका यहाँ पर बताया गया है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी, क्या थी आपकी 1936 में, आपकी जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आपकी जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, इतिहास की अध्यापिका आपका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। तो अब ज़्यादातर आपके क्वेश्चन किससे आएंगे, पेडागोजी से आएंगे। जो हमने कल की क्लास की थी उसमें आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्या है पूछा है, कौन सी सहायक सामग्री इस्तेमाल करेगी। तुलनात्मक समय रेखा, भाई इसका तो यहाँ पर क्या यूज़ है, वो समझा रही है कि राजवंश का उदय किस प्रकार हुआ। रेखा आलेख, इससे भी नहीं, वो क्या करेगी आपकी प्रगतिशील समय रेखा। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वर्ड मिल गया, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टाइमलाइन के थ्रू जो है वो वहाँ पर चीजें सिखाएगी, इस्तेमाल करेगी। तो आपका सी बिल्कुल सही हो गया। आगे है यहाँ पर 46, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तांत चित्र प्रासंगिक, अगर शिक्षक इसका प्रयोग खालिस्तान के लिए करता है तो क्या होगा। आपका इसमें एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव, क्या गया जीवन का अनुभव, यहीं पर चीज़ आपकी बिल्कुल एक तरफ हो गई, पॉजिटिव मिल गया। लेकिन आगे देखते हैं मनोरंजन के लिए, भाई चीज़ें गलत है। यहाँ पर क्या बता दिए कि अपने जीवन को कैसे जीते हैं तरीकों को दिखाने के लिए व्याख्यान को हटा दीजिए। तो आपके यहाँ पर ए होगा या फिर आपका सी। तो ए जो है आपका बिल्कुल अच्छा बताया, क्योंकि जीवन का अनुभव दे दिया, तो इस वजह से आपका ए हो गया। अगर आपका ए नहीं होता तो हम सी की तरफ चले जाते। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक अध्यापिका क्या करती है, सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जा रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, चीज़ों को दिखा रही है वास्तविक जीवन से जोड़ के। तो किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रही है, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटा रही है, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी का प्रभावी तरीका है आपका स्कूली जीवन में सामूहिक जीवन से संपर्क स्थापित कराना चाह रही है, या फिर आपका यहाँ पर टीचर क्या कर रही है कि घटनाओं तथा घटनाक्रम को दर्ज करने के लिए रूपरेखा प्रदान कर रही है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, सबसे फर्स्ट बिल्कुल सही था, क्या था, जानकारी जुटा रही है प्रत्यक्ष मतलब चीजें दिखाकर, साथ में अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी प्रभावी रूप से क्योंकि वो जाकर सीख रहे, ऐसे सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करेगी। तो तीनों ही सही था। लेकिन जो आपका फोर्थ था उसमें आपका यहाँ पर नेगेटिव वर्ड क्या दिया था, सिर्फ रूप रेखा जो है प्रदान करने के लिए नहीं, वहाँ पर हम चीजें डिटेल में सीखेंगे, रिकॉर्ड जारी करने के लिए नहीं जा रहे। तो क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर 48 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है, कौन सी सबसे बेस्ट है, क्या है, परिचर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर प्रश्न विधि। प्रश्न विधि नहीं, व्याख्यान गलत,
ठीक है, प्रदर्शन भी अच्छा है, लेकिन जो आपकी परिचर्चा है, डिस्कशन है, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और टॉपिक भी क्या है आपका, जेंडर संवेदीकरण। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है, उसमें भी हमने जाना था कि आपस में बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, बातें करेंगे, तो बच्चे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे। तो आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे अच्छा ऑप्शन बताना है कौन सा है। विद्यार्थियों को सभी सूची को सत्य समझकर स्वीकृत करना, भाई गलत चीज है। आगे है आपका, इन्होंने विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकार कर लेना, विद्यार्थियों के पक्षपात को पहचानने में मदद करता है, विद्यार्थियों की परिस्थितियों में सिर्फ एक नजरिया जो है यहाँ पर देखना सिखाना है। सिर्फ आपके पास ये चार ऑप्शन है, बताना कौन सा सबसे बेस्ट है। तो क्या पूछा, प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये तो चीजें सत्य गलत, सारे मतों को स्वीकार कर रहा है, सारे मतों को तो करना ही है, नहीं है हमें तो देखना है चीजें कैसी है कैसी नहीं है। हम या तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि सभी सूचनाओं को सत्य समझ लो, सभी सूचनाओं के मतों को स्वीकृत करो, नहीं। आपका फोर्थ क्या था कि परिस्थितियों में सिर्फ आ गया, नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए। तो आपका सी बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चे कर पाएंगे, चीजें समझ पाएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, आलोचनात्मक सोच कर रहे हैं, पक्षपात को पहचान सकेंगे। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड पूरा बताया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हो। ये क्या होती है, आपके बच्चों को समझने तथा कौशल को बढ़ाती है तथा सभी के मूल्यांकन को करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, सभी ओर से बच्चे क्या कर पाए, मूल्यांकन कर पाए, अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर पाए। आ गया 50, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षा विधि जो है, शिक्षण विधि विद्यार्थियों को प्रस्तावित करने के लिए तार्किक बहस की, आपके जवाबी तर्क देने की, तथ्यों पर विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करती है? सबसे पहले वाद विवाद या फिर परिचर्चा, क्षेत्र, परियोजना। तो इन्होंने क्या पूछा, तार्किक बहस भी हो रही है, ठीक है, तर्कों का जवाब भी मिल रहा है, प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वाद विवाद। डिबेट किस लिए होते हैं कि सामने वाले क्या करे, आपस में अपने विचारों को रखे, तथ्यों को रखे, जवाबी तर्क मिले। तार्किक बहस होती है, लॉजिकल, यहाँ पर क्या होती है, कह सकते हो डिबेट आपकी होती है। तो बी ए जो है आपका सही होगा। बी भी ठीक है, लेकिन इन्होंने जो आपका ऑप्शन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप ए की तरफ जाओगे, क्योंकि वाद विवाद जो है इसमें सबसे बेस्ट है। आगे चलते हैं 51, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा की शैली की विशेषता को शुरू कर रही है। तो इसमें क्या होगा, कौन सी गतिविधि से उसके उद्देश्य सबसे अधिक महत्व रखेंगे, किसे बता रही है, शैलों की विशेषता है। तो इसमें क्या करेगी, पृथ्वी के परतों को दर्शाते हुए मॉडल दिखाएगी, उस पर चर्चा करेगी। आगे क्या है आपका, इसमें पाठ्य पुस्तक में दी गई शैली की विशेषताओं को पढ़ना समझना। आगे है शिक्षार्थियों को उनके आसपास की जाने वाली शैलियों को इकट्ठा करने के लिए कहना। इसके बाद क्या है, शैलियों को लाना, इनका प्रयोग करना, विशेषताओं को पहचाने तथा तुलना करने के लिए कहना। देखो आपको डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में भी चीज़ें ठीक है, लेकिन डी में जो है चीज़ें आपके यहाँ पर डिटेल में बताई हुई है, तो डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 में क्या है, भारत में तटीय स्थल रूप में पढ़ाते हुए, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर टीचर, भारत के तटीय स्थल रूप को पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक जो है शैक्षणिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। किस चीज़ की, छात्राओं के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री, या छात्रों के मूल्यांकन, या यहाँ पर सिलेबस पूरा कराने के लिए। देखो सिलेबस आपका नेगेटिव चीज़, सिलेबस पूरा कराने के लिए टीचर नहीं पढ़ाता, मूल्यांकन करने के लिए भी नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पर चीज़ें प्रकाशित करने की सामग्री नहीं है, क्या है, छात्रों के संदर्भ बनाने में, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट, उन्हें चीज़ें समझाने में जो है यहाँ पर कठिनाई महसूस कर सकते हैं। तो आपका ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत थे बिल्कुल। आ गया है 53, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से कौन सी विद्वान बाधा है? सबसे पहले विद्यालयों में विद्वान शिक्षण शास्त्रियों की प्रथा है। इसके बाद है अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने पर दबाव। इसके बाद है आपका विशेषण अन्वेषण तथा कौशल का अभाव। तो इसमें पूछा, इसमें भी आपका अभाव आ गया, ठीक है, इसमें आपका दबाव आ गया। आगे इसमें क्या था, आपकी प्रथा आएगी। तो इसका पूछा आपका पाठ्यचर्या में कौन सी यहाँ पर बाधाएं आपकी आएगी, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, आपके अन्वेषण तथा कौशल निर्माण जो है अभाव नहीं है, ये हट जाएगा, ठीक है। ये भी आपका और आपका प्रथाएं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि अभाव चीज़ें की आपकी नेगेटिव है, ठीक है। और इन्होंने पूछा कौन सी बाधाएं होगी, तो ये आपका बाधाएं नहीं होती, वैज्ञानिक तथा अन्वेषण अच्छी चीज़ है, ये बाधाएं नहीं होगी। वहीं प्रथाएं और आपका दबाव जो है बाधाएं हो जाएगी। तो ए बी सही होगा आपका, ठीक है।
चीज़ें याद रखनी है। इन्होंने बताया किस तरीके से, इन्होंने क्या पूछा, बाधाएं पूछी है, तो आपको इसमें से कमी उठानी है। ये क्या था, अभाव, ये कमी नहीं थी। ये क्या, इन्होंने वर्ड आपका यहाँ पर गलत दे दिया, इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका ए और बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 54, प्रारंभिक विद्यालय में छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों को उल्लेखित किया जाता है। सबसे पहले क्या है आपका, सेलुलर जेल में आधिकारिक दस्तावेज तथा आपके यहाँ पर पत्र। इसके बाद है आपका सेल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। तो किस चीज़ के लिए पूछा है आपका यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा में आप कौन सी चीज़ों का यूज करोगे। अशोक स्तंभ का करोगे भाई, ये तो इतिहास में आ जाएगा। कबीर के दोहे, ये तो हिंदी में पढ़ाओगे। सेल चित्र, ये तो आपका ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो एकमात्र आपका क्या बचता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका इसमें। तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे है आपका इसमें 55, इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप परियोजना विधि क्यों अपनाते हो। सबसे पहले विद्यार्थियों के सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान को निर्माण करने के लिए, नेगेटिव वर्ड था बताया था, सैद्धांतिक आ गया, आप हटा दीजिए, नेगेटिव है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में समय बचाने के लिए भाई नेगेटिव चीज़ें हटाओ, सामाजिक इसमें भार कम करने के लिए नेगेटिव चीज़ें हटाओ। फोर्थ ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्यों, एक तो बड़ा आगे इसमें इंगेज करना, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना, दो चीज़ें मिल गई, और क्या चाहिए, सामाजिक समस्याओं पर बात कर रहे हैं, ये भी आपका तीसरा वर्ड मिल गया। एक ही आपके ऑप्शन में तीन तीन टैग वर्ड आ रहे हैं, तो बस इसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। टैग वर्ड के थ्रू जाओगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम टाइम में होंगे और आंसर बिल्कुल सही आपके निकलेंगे। तो टैग वर्ड की आप सभी क्लासेस देख लेना। टैग वर्ड की क्लास मैंने आपकी कराई है, जिसमें आपके SST हो, CDP हो, आपका हिंदी हो, सभी के टैग वर्ड एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट किए थे, तो जाकर जरूर देख लेना। अब है आपका यहाँ पर 56, इसमें क्या है, निम्नलिखित पर्सन में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है, भारतीय संविधान की कुल विशेषताएं क्या है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कौन सी विशेषताएं है। सबसे पहले स्मरण करना, दूसरा मूल्यांकन करना, सर्जन करना, विश्लेषण करना। आपसे क्या पूछा है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, विश्लेषण कराओगे, नहीं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, थिंकिंग का, कोग्निटिव प्रोसेस में क्या चीज़ आएगी आपका, रिकॉल करना, आपका स्मरण करना, जो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या है, भारत संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, आपका स्मरण करना है, रिकॉल करना। तो आपका इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके स्मरण की महत्वपूर्ण विधियां भी बताइए, आप इन्हें देख सकते हो, खंड, प्रगतिशील, क्रिया, पूर्ण, आपका मिश्रित, इन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो, नोट बनाइए, उसमें ये चीज़ें ऐड डाउन कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। क्या पूछा, कौन सा हिस्सा नहीं है। सबसे पहले डिबेट करना अच्छी चीज़ है, ऊपर पढ़ी थी, सेमिनार प्रेजेंटेशन करा रहे हो, इसमें भी बच्चा सीखेगा, कक्षा में चर्चा डिस्कशन पढ़ा था, ये भी अच्छा है। लेकिन आपका एग्जाम जहाँ पर भी दिखे, एग्जाम परीक्षा कहीं पर भी दिखे, आंसर हटा दीजिए, कभी भी परीक्षा आपका आंसर नहीं होगा पॉजिटिव क्वेश्चन का, सी नहीं होगा, बाकी सब आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नोट पूछा था, नोट के अकॉर्डिंग जो आपका सी बिल्कुल सही है। आगे है 52, इसमें आ गया आपका CCE, आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में सही नहीं है, नोट वाला। टैग वर्ड से क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, क्या विद्यार्थी के व्यवहार का केवल आगे हटा दीजिए, ठीक है, और आपसे नोट ही पूछा था। आगे चलते पर इसमें मूल्यांकन रणनीति के साथ समाकलित करता है, अच्छी चीज़ें है। सर्वांगीण आकलन करा रहा है, अच्छी चीज़ें है, ठीक है। अध्यापक को समय पर प्रतिपुष्टि फीडबैक दे रहा है, अच्छी चीज़ें है। लेकिन क्या है, आपका केवल आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड आपसे पूछा था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका 59 में क्या है, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस प्रकार का आकलन कर रही है। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा आकलन कर रही है। तो इसमें क्या आएगा आपका, पूर्व अवधारणा पर, योगात्मक, आपका नैदानिक, रचनात्मक। देखो फॉर्मेटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका फॉर्मेटिव अचीवमेंट नहीं हो रहा, नैदानिक कोई समस्या भी नहीं है, योगात्मक लास्ट में भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, पूर्व धारणाओं पर क्या कर रही है, वो पहले से जो चीज़ें उन्हें आती है उससे चीज़ें बच्चों को रिलेट करा रही है, पाठ शुरू करने से पहले। ठीक है, पर्सन पूछ रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चे को उसी टॉपिक की तरफ लेकर जाएंगे। ये भी देखेंगे कि उसे प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक पर, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व अवधारणाओं का आकलन कर रही है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 60, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें क्या गया, उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित। इसके बाद है विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्यों की गतिविधियों को प्रतिबिंब करना। आगे विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के लिए कार्य संचित करना। देखो आपका क्या पूछा, पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन भी होगा। इसमें
नहीं, आपके सिर्फ इतने ही ऑप्शन थे। तो इसमें क्या था आपका, इन्होंने पूछा है पोर्टफोलियो क्या है। पहले आप पोर्टफोलियो समझिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का पूरा डाटा जिसके अंदर लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होगा, व्यवस्थित भी होता है। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट क्लास के बाद सीधा 6 क्लास, नहीं, क्या होता है पूरा सीक्वेंस वाइज होता है। दूसरा, प्रदत्त कार्य, जो भी बच्चे ने गतिविधि की है, आपने कह सकते हो अचीवमेंट हासिल किया, वो सब उसके अंदर होता है। और समय अवधि का मतलब एक पूरे लंबे टाइम, लॉन्ग पीरियड का जो है उसमें संचय होगा, उसका जो स्टूडेंट का वर्क है वो सब उसमें लिखा जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपका 60 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ही चीज़ें इसमें आपकी होती है। यहाँ पर आपका बताया भी है क्या है, पोर्टफोलियो जो है आपका उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, प्रदत्त कार्यों की गतिविधियों का प्रतिबिंबित करता है कि बच्चे ने क्या क्या अपने स्कूल के टाइम पर या अपनी पढ़ाई के टाइम पर क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है। इसमें आपका शैक्षणिक भी होगा, गैर शैक्षणिक कार्य, सभी प्रकार की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से इकट्ठा करना ही आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है, बच्चों का एक डाटा होता है जिसमें क्षमता है, विचार, दृष्टिकोण, प्रमाण प्रदान करते हैं। मतलब उसका सारा जो आप कह सकते हो, चाहे उसका खेल से हो, क्लास से हो, पेपर से रिलेटेड हर एक चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो बच्चे का होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डी बिल्कुल सही होगा, ABC आपका सही दे रखा है। तो हमने इसमें आपके पूरे 60 क्वेश्चन डिस्कस किए SST के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो इसी प्रकार से हम बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपके CDP के भी क्वेश्चन होते हैं, EVS के भी होते हैं, आपके हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप सभी को देख सकते हो। एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये सब क्वेश्चन जो हमने पहले 30 से इससे पहले भी कंप्लीट किया है। तो जाकर प्रीवियस क्लासेस देखना, आपको प्लेलिस्ट में जो है ये क्लासेस मिल जाएगी जिसमें हमने बाकी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। पूरी सीरीज जो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखी है, PYQ सीरीज, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आपके 20-25 दिन है जिसमें हम आपका पूरा सीटेट यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी जाकर प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो SST के, जिसमें हमने आपके NCERT के चैप्टर भी कंप्लीट कराए हैं। और आपको क्लासेस इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और नए जुड़े हो चैनल के साथ तो सभी जो है नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।